Hello students, welcome to your second class of your physics. अभी हमने लास्ट में जो पढ़ा हमने देखा उसमें साइंस क्या है. साइंस में का मतलब है किसी की चीज़ के बारे में जानकारी होना या इल्म, जैसे हमने स्टार्ट किया. तो अभी जब अभी अपना पहली स्लाइड देख रहे हैं, आप जो पहली शीट देख रहे हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन या कोई घबराने की ज़रूरत नहीं कि सर ने ये क्या लिख दिया, कि मैंने क्या लिखा है. मैंने इसको फिज़िक्स लिखा है. ये फिज़िक्स इन द वर्ड यू कैन सी, ये ग्रीक भाषा में लिखा गया है जिसको कहते हैं फिजिसिस. तो फिज़िक्स बेसिकली है क्या? अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स है क्या? तो फिज़िक्स को हम जब कभी भी बात करते हैं, जब कभी भी हम फिज़िक्स की बात करते हैं, तो हम फिज़िक्स के लिए बोलते हैं इट्स नेचर. और अगर हम बात करें फिज़िक्स बेसिकली है क्या, तो हम उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. अब आप बोलोगे कि नेचुरल फिनोमेनन, कोई भी फिनोमेनन जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं, जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है. अगर आप लोगों को याद हो तो वेकेशन से पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था रिगार्डिंग फ़िज़िक्स. फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स हमारी डे टू डे लाइफ में क्या है. अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो फिज़िक्स हर जगह पे है. हमारे चलने से, हमारे बोलने से, हमारे टीवी से. इनफैक्ट हम जो अपना घर पे खाना वगैरह बनाते हैं, इनफैक्ट जो हमारी बाइक चलती हैं, इनफैक्ट जो डे टू डे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये सब चीज़ें हम अपनी फ़िज़िक्स में पढ़ते आए हैं. तो बिफ़ोर गोइंग डीप थ्रू इट, सब चीज़ों को समझने के लिए अगर हम जानना चाहें कि फ़िज़िक्स है क्या, तो सबसे पहली चीज़ फ़िज़िक्स को याद रखिए कि फ़िज़िक्स को हम कह सकते हैं इट इज़ ए फिनोमिना, और यू कैन से इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. जब आप नेचर और नेचुरल फिनोमिनन को पढ़ते हैं तो उसको हम फिज़िक्स कहते हैं. तो चलिए हम सबसे पहले एक मैप ऑफ फिज़िक्स देखेंगे आज, उसको समझेंगे, देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ना है. इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी वो आप अपने अगली क्लासेस में जब जाते जाएंगे पढ़ते जाएंगे. लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, जो अभी हम अपनी 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम, बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे और पढ़ेंगे. तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं. ये मैंने एक मैप है, एक मैप लिया गया है जिसमें सारी की सारी फिज़िक्स को सम अप किया गया है. अगर आप देखें ये पूरी की पूरी फिज़िक्स इसमें सम अप है. वो किस तरह से सम अप है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर फिज़िक्स के डिफरेंट आपको दिए गए. जैसे कि यहाँ क्लासिकल फ़िज़िक्स दी गई है, देख पा रहे हैं आप लोग, क्लासिकल फ़िज़िक्स है. देन वी हैव रिलेटिविटी. अभी रिलेटिविटी क्या है, कहाँ से आई है, इसको भी हम देखेंगे. और उसके बाद है हमारे पास क्वांटम फ़िज़िक्स. और क्वांटम फ़िज़िक्स के बाद अगर हम देखें तो एक है द चासम ऑफ इग्नोरेंस. द चासम ऑफ इग्नोरेंस वो चीज़ है जो चीज़ अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, जानी नहीं है, हमने देखी नहीं है. और ये हमारा फ्यूचर है. फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हैं कि डार्क मैटर क्या होता है, ब्लैक होल्स कैसे काम करते हैं, क्वांटम ग्रेविटी इज़ देयर. तो ये सब चीज़ें जो हैं हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, देखी नहीं है, और इनको भी हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. हमें इतने सब चीज़ों के डीप में नहीं जाना है. अभी हमने सिर्फ देखना है कि हमारी जो फिज़िक्स है, जो हमने पढ़ना है अपने 11th क्लास में, वो क्या क्या पढ़ना है. तो स्टार्ट करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है. देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ना है. तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने जो पढ़ी है, हमारे पास थे इसाक न्यूटन. न्यूटन के बारे में हम सब जानते हैं, जिन्होंने बहुत फेमस न्यूटन्स लॉज दिए हैं हमें, ठीक है. और वहाँ से हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, किस तरह का मोशन होता है, कितनी फोर्सेस उसमें लगती हैं, और किस तरह से हम उसको पढ़ सकते हैं. तो हम उसमें लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे. ये अब ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है. अब न्यूटन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैथमेटिक्स डेवलप किया था जिसको उसने कैलकुलस का नाम दिया था. यहाँ आप देख पाएंगे मैंने कैलकुलस को यहाँ पर करा है, यहाँ पर कैलकुलस को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. यू कैन से इट इज़ न्यू मैथमेटिक्स जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. और ऐसा समझ लीजिए कि जो मैथमेटिक्स है इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स. तो अगर आपको फिज़िक्स डिफ़ाइन करनी है, बतानी है, तो विदाउट मैथमेटिक्स आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप उसको नहीं समझा सकते. जस्ट गो बाय द फ्लो.
बच्चे फिज़िक्स समझने के लिए इमेजिनेशन थोड़ी सी अच्छी रखनी है, थोड़ा सा हमें समझना है कि क्या करना है। तो एक नया तरह का मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे, कैलकुलस। जैसे कि राजेश सर हमारे आपको एक मैथमेटिकल टूल्स करके पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको ये कैलकुलस आएगा। तो आप देखेंगे कैलकुलस क्या है। कैलकुलस में इंस्टेंटेनियस वैल्यू समझ लीजिए। सपोज़ अभी तक आपने पढ़ा कि अगर मैंने डिस्टेंस कवर किया किसी भी टाइम में तो मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। लेकिन आपको पूछा जाए कि आप बीच में किसी एक पॉइंट पे कहीं पे स्पीड निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप टोटल डिस्टेंस से क्या वापस जाएंगे? नहीं। तो वहाँ पर हमारा कैलकुलस जो है वो बहुत रोल प्ले करेगा हमारे को समझने के लिए। उसके बाद हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है हमें। और यही जो ग्रेविटी लॉ है ये हमें बड़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में काम आता है। जैसे कि हम लोग फिज़िक्स में बोलते हैं यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये फोर्स, इस लॉ ऑफ ग्रेविटी को आप याद रखिएगा कि यूनिफिकेशन और कहाँ पे ये हमारा काम आएगा। उसके बाद हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने इसमें पढ़ना है कि किस तरह से मशीन्स काम करती हैं, किस तरह से हमारा व्हील्स मूव करते हैं, कितनी तरह की फोर्सेस लगती हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मैकेनिक्स की बात करेंगे कि हमारे किस तरह से व्हील्स चलते हैं, कौन सी फोर्सेस लगती हैं, किस तरह से वो चलता है। तो हम सब इसमें ये पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फ्लूइड्स। ये आपके लिए एक वर्ड नया है, फ्लूइड्स। यू कैन से हम जब भी गैसेस और लिक्विड्स को कंबाइन नाम देना चाहें तो हम उनको फ्लूइड्स कहते हैं। ये एक नई टर्म है जो हम पढ़ने वाले हैं इस फिज़िक्स में। और ये हमें बहुत फ्लूइड्स किस तरह से फ़्लो करते हैं, स्ट्रीमलाइन फ़्लो कैसा होता है, किस तरह से हमारी जो लोग हिली एरिया से आते हैं उन्होंने कभी देखा होगा कि उनकी जो छतें हैं, जो टीन की जो छतें बनी होती हैं वो उड़ जाती हैं जब तेज़ हवा चलती है, वो किस तरह से। तो ये सब चीज़ें हम इस मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, किस तरह से प्रेशर अपना रोल प्ले करता है, किस तरह से हमारा जो एरोप्लेन है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो जाता है और जब नीचे आता है वो किस तरह से आता है। प्रेशर का सारा का खेल रहता है इसमें समझने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपनी 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं वेव्स के बारे में। वेव्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इस तरह की चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं। तो हम इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि वेव्स हमें कहाँ पर और हेल्प करती हैं। उसके बाद थर्मोडायनमिक्स पढ़ने वाले हैं हम। थर्मोडायनमिक्स, हीट, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम थर्मोडायनमिक्स की या किसी और की बात करें तो अभी सब चीज़ों को हमें अपनी 11th क्लास में ये सब चीज़ें पढ़नी है हमने। उसके बाद 12th में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाता है जिससे मैक्सवेल ने दिया था। ये 12th की बात आ गई। इलेक्ट्रिसिटी आएगा, वेव्स आएंगी, ऑप्टिक्स आएगा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, यानी दीज ऑल थिंग्स विल कम। कि जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे के जितनी भी हैं ये 12th क्लास में आने वाली हैं। तो अभी ये सब चीज़ें जो सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने यहाँ पे केओस थ्योरी है, केओस थ्योरी आप यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले। केओस थ्योरी अगर एक छोटा सा आपको एक इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट छोड़ दूँ आपके समझने के लिए, एक आपके लास्ट में एक छोटा सा एक पैटर्न छोड़ूंगा जिसको आपको देख के फिज़िक्स के लिए इतनी फैसिनेशन होगी दैट यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट फिज़िक्स इज़ बेसिकली। तो केओस थ्योरी ये कहती है कि अगर हम किसी भी इनिशियल कंडीशंस को चेंज करें तो वो एक डेफिनेट पैटर्न हमें बता सकती है। अब आप बोलोगे केओस तो ऐसा रहता है कि जहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो केओस से भी हम बड़ी सारी फिजिकल फिनोमेनन को समझ सकते हैं। बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडलिंग है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। तो उसी तरह से अगर हम केओस थ्योरी की बात करें तो इट इज़ द मैथमेटिकल मॉडलिंग। उसके बाद यहाँ पर हमने क्वांटम फिज़िक्स को किया है। क्वांटम फिज़िक्स जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे वहाँ पढ़ने वाले हैं क्वांटा क्या होता है। 12th में, इन 12th यू विल गोइंग टू हैव द कंसेप्ट ऑफ क्वांटा, बट ये आप वहाँ पर सब पढ़ने वाले हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या है, न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या होती है, न्यूक्लियर फिज़िक्स भी आप 12th में पढ़ेंगे। कंडेंस सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, यहाँ सब ये सब चीज़ें, और रिलेटिविटी भी वहाँ पे पढ़ने वाले हैं आप, जिसको हमें क्या कहते हैं आइंस्टाइन ने बताया था। अब ये जो चैसम ऑफ इग्नोरेंस है, ये सब चीज़ें जो टूवर्ड्स लेफ्ट है हमें मालूम है, लेकिन फ्यूचर क्या है वो हम अगर जानना चाहें, जैसे क्वांटम ग्रेविटी, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ये सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने देखी नहीं है नेचर में, समझी नहीं है, जो हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इन द एंड अगर मैं आपको ये बोलना चाहूँ, नॉट इन द एंड, अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ व्हाट इज़ फिज़िक्स, व्हाट इज़ फिज़िक्स,
तो फिज़िक्स अगर आप बोलेंगे सो इट इज़ नेचर और नेचुरल फिनोमेनन स्टडी, ठीक है। तो नेचुरल फिनोमेनन क्या है, नेचर में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो सब चीज़ें हम अपनी इस फिज़िक्स में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे नेचुरल फिनोमेनन क्या होता है, फिज़िक्स के बारे में भी हमने देख लिया। अभी मैंने आप लोगों को जब पढ़ा रहा था ग्रेविटी के बारे में, जब मैं आपको बता रहा था, तो मैंने उसमें 2-3 वर्ड बोले। जैसे मैंने बोला उसमें यूनिफिकेशन। नाउ व्हाट इज़ यूनिफिकेशन? किसी चीज़ को यूनाइट करना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पढ़ा है आप सब ने? बिल्कुल पढ़ा है, अपने 9th 10th सब में पढ़ा है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि फोर्स एक्टिंग between the two planets is directly proportional to the product of the planets and inversely proportional to the square of the distance between them। यही पढ़ा आप लोगों ने। तो जब न्यूटन ने ये लॉ बताया हमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना, तो क्या ये सब चीज़ें इसी के लिए एप्लीकेबल थी? उसने तो ये भी देखा कि जो आपका एप्पल है वो ग्राउंड पे गिर रहा है, तो ग्रेविटी बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एप्पल एंड अर्थ, वो भी इस लॉ से गवर्न होगी। और वो लॉ, वो वाली फोर्स भी ग्रेविटेशन इसी लॉ से गवर्न होगी जिसमें आप प्लैनेट्स और सन, 2 प्लैनेट्स के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना चाहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज योर यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन समझ आई आप लोगों को? किसी भी एक लॉ से, किसी भी कुछ लॉ से हम बहुत सारी चीज़ों को अगर एक्सप्लेन कर पाएँ। ग्रेविटेशन के कंसेप्ट से हम कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द 2 पार्टिकल्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द 2 बॉडीज़ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द 2 प्लैनेट्स हैं। अब स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल से लेके बड़े से बड़े पार्टिकल तक या बड़े से बड़े साइज़ की बॉडी से भी आप उसको यूनिफिकेशन किस तरीके से समझा सकते हैं। तो यूनिफिकेशन हम क्या समझते हैं इसमें? यूनिफिकेशन जो है हमारे पास, यूनिफिकेशन हो गया हमारे पास कि 2 चीज़ों को, या जब हम 2 लॉज को किसी भी तरह से उसको किसी भी एक चीज़ को समझ, काफ़ी सारी चीज़ों को जब हम समझा सकें तो उसको हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। तो आई थिंक, आई होप आप लोगों को यूनिफिकेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ यूनिफिकेशन। तो अगर हम यूनिफिकेशन को लिखना चाहें तो किस तरह से लिख पाएंगे हम उसको? यूनिफिकेशन तो कैसे लिख पाएंगे, सोचिए ज़रा। तो अगर हम जैसे कि हमने बोला कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ दीज थिंग्स, तो एक सिंगल लॉ जो है, जो हर एक मोशन को एक्सप्लेन कर सकता है, जिसको ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करती है। तो हर एक चीज़ को वो लॉ जो एक्सप्लेन कर सके, जिसको ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करती है, तो हम किस तरीके से बता सकते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बता सकते हैं। क्लियर हुई बात आप लोगों को? क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर? तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आपका यूनिफिकेशन क्या हुआ? कोई भी चीज़ जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसको ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज योर यूनिफिकेशन। तो वो कौन सा लॉ रहेगा बीच में जो आपको एक्सप्लेन करेगा? वो एक सिंगल लॉ रहेगा जो उसको एक्सप्लेन करेगा, दैट इज़ योर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इज़ दैट क्लियर? समझ में आ गई बच्चा जी? आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा व्हाट इज़ यूनिफिकेशन। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम एक्सप्लेनिंग डाइवर्स कंसेप्ट, एक्सप्लेनिंग डाइवर्स कंसेप्ट्स में क्या आ गया? कोई भी चीज़ जिसको ग्रेविटी इन्फ्लुएंस कर रही है, कोई भी चीज़ जिसको ग्रेविटी इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन्फ्लुएंस जिस चीज़ को करेगी, तो वहाँ पर हमारा कौन सा लगेगा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस इज कॉल्ड एज योर यूनिफिकेशन। ठीक है जी, यूनिफिकेशन समझ आया आप लोगों को? तो दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे बोली अभी, दैट इज कॉल्ड एज योर रिडक्शनिज्म। व्हाट इज रिडक्शनिज्म? अभी हम मैक्रोस्कोपिक पार्ट को लेके चल रहे थे। मैक्रोस्कोपिक आप समझते हैं क्या होता है? चलिए, अगर ये नई वर्ड है आपके लिए तो मैं आपको बता देता हूँ। मैक्रोस्कोपिक होता है बिग,
और माइक्रोस्कोपिक तो आप सब समझते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? स्मॉल, जिसको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो रिडक्शनिज्म में हम वो सब छोटी छोटी चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तक, माइक्रोस्कोपिक चीज़ों तक। सो रिडक्शनिज्म हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन। हमें उस चीज़ को भी देखना पड़ता है कि वो चीज़ किस से बनी हुई है। अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स की बात क्या है? यूनिवर्स हम बोलते हैं यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ योर एटम। तो जब हम एटम की बात करते हैं तो हमने क्या किया, हम अगर एटम से स्टार्ट करें, एक छोटी से छोटी चीज़ को अगर हम स्टार्ट करें तो उसके बाद हम देखते हैं कि हम पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो रिडक्शनिज्म आप ऐसे कह सकते हो कि अगर हम किसी भी एक फंडामेंटल थिंग gives us explanation of complex process। समझ पाया मेरी बात को? फंडामेंटल थिंग गिव्स अस यू एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम थोड़ा एक आसान बनाते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रेड अबाउट योर हीट। हीट के बारे में पढ़ा है, तो हमने यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हमारे लिए अब क्या करते हैं कि हमें मालूम है कि जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है। अगर हम एक स्पून को, जैसे कि एक स्पून मैंने यहाँ बना दिया है आपके समझ के लिए, हीट अप करें, अगर हम एक स्पून को हीट अप करें तो वो जो उसकी हीट है वो यहाँ तक चली जाती है। तो एक नॉर्मली अगर हम बोलें तो वो कैसे जा रही है भाई? इट्स ए सिंपल, अब वी नो दैट, बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन फॉर अस। हम सिंपल की अगर बात करें, इट्स ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन। तो अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो हम इसको क्या कहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से लाई है। सपोज कर रहे हैं वो इस तरह से लाई हैं। ठीक है, पहले वाला दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, दूसरे वाला तीसरे को, तीसरे वाला चौथे को, इस तरह से, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। और आपकी जो हीट है वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र हो जाती है। सो आप कहाँ से शुरू हुए? आप शुरू हुए माइक्रोस्कोपिक लेवल से, और कहाँ पर आपने एंड किया? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। यू स्टार्टेड विद स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल से, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शनिज्म। क्लियर हुई आप लोगों को ये बात? व्हाट इज यूनिफिकेशन एंड व्हाट इज रिडक्शनिज्म? यूनिफिकेशन इज बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया। और रिडक्शनिज्म किसी एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन को अगर आपको एक्सप्लेन करना है, आप उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल से शुरू करेंगे और वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। समझ आई बात की आप लोगों को पूरी तरह से? आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा, अच्छी तरह से समझ आया होगा। अभी हम फिज़िक्स का आगे चलेंगे और फिज़िक्स के बहुत सारी चीज़ों, जैसे कि हमने फिज़िक्स का मैप यहाँ पर देख लिया है। हमने क्लासिकल फ़िज़िक्स क्या है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट राइट नाउ अबाउट क्लासिकल फ़िज़िक्स। अभी हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, आपने पढ़े हैं पहले, लेकिन अब इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स जो न्यूटन ने डेवलप की थी उसको हम कैलकुलस बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, लेकिन वो ग्रेविटेशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, वाई वी कॉल इट एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, तो वो सब पढ़ेंगे। हमारे व्हील्स कैसे काम करते हैं, हमारी पुलिस कैसे काम करती हैं। अब पुलिस के साथ मेरे को एक चीज़ और समझ में आ गई आपको बताने के लिए। अब ये एक पुली है, समझ रहे हैं आप लोग? ये एक पुली है, एक नट सा है, और यहाँ पर हमने दो वेट लगाए हुए हैं। ठीक है, दो बॉक्सेस लगा दिए मैंने यहाँ पे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अगर ये W1 और ये W2 है, सपोज कर रहे हैं इफ़ W1 इज़ ग्रेटर देन W2, तो ये जो चीज़ है ऊपर की तरफ जाएगी, एंड इफ़ W2 इज़ ग्रेटर देन W1, तो ये चीज़ नीचे की तरफ आएगी। इट्स ए अंडरस्टूड फिनोमिनन, कोई समझने की। लेकिन फोर्सेस कितनी तरह की एक्ट कर रही हैं इस पर? फोर्सेस के अलावा क्या और कुछ भी एक्ट करेगा इस पर? तो ये सब चीज़ें हमारी फ़िज़िक्स के अंदर आ रही हैं, हमारी क्लासिकल फ़िज़िक्स के अंदर आ रही हैं, जो फोर्सेस के बारे में हम समझना चाहते हैं। अब
हमारा वाटर जो है वाटर फ्लो करता है, ठीक है। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो या लमीनर फ्लो, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब पढ़ेंगे हम इसमें। और वेव्स कितने तरह की हैं, साउंड कैसे ट्रेवल करती है। आप सब ने मूवीज़ देखी हैं, हाउ डज़ दैट, हमारे जो मूवीज़ की जो छत होती है, जो हमारे थिएटर्स की छत होती है, वो स्लांटिंग क्यों होती है। दीज आर फ्यू थिंग्स विच वील गोइंग टू अंडरस्टैंड, और हम समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।